है ना। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉलिड स्टेट है ना, ठोस अवस्था है। और इससे भी हर जगह क्वेश्चन आता है, आपका 12th में 5-6 नंबर का आएगा, है ना। ज़्यादातर डिफिनीशन आता है, कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, मेंस में भी आता है, एडवांस हर जगह ये आता है, इससे क्वेश्चन आता है आपको। तो अच्छे से इसको देख लेना है। अब ज़्यादा कोई परेशानी वाला बात नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। बस खाली रेगुलर रिवीजन करते जाना है। जितना पढ़ते हैं उतना घर में जा कर के पढ़िए, दोबारा रिवीजन करिए, आपको सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ठोस अवस्था का। साफ पता चल रहा है, अगर नाम से पता चलता है तो सॉलिड स्टेट मतलब किसी भी अवस्था ठोस होना चाहिए। साफ पता चल रहा है कि अवस्था ठोस होना चाहिए, मतलब किसकी अवस्था ठोस होनी चाहिए, मतलब किसी पदार्थ की अवस्था। तो किसी पदार्थ का ही हम लोग बता सकते हैं ना, कि कोई पदार्थ है उसकी अवस्था ठोस है, और उसी ठोस के बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, चूंकि हम लोग पढ़ ही चुके हैं ये पदार्थ हम लोग, आपको सॉल्यूशन में भी हमने बता दिया, वो सेकेंड चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें भी हमने बताया कि पदार्थ किसे कहते हैं, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, तीनों का डिफिनीशन भी बता दिया था। और जो आपका शुरू में क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था, है ना, बेसिक क्लास, उसमें भी हम लोगों ने ठोस, द्रव और गैस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ठोस, द्रव और गैस के बारे में। आइए मैं थोड़ा सा इसके बारे में, देखिए लिक्विड और गैस के बारे में उतना ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको बता भी चुके हैं सॉल्यूशन में भी। तो सिर्फ थोड़ा सा ठोस के बारे में यहाँ बात करेंगे कि ठोस होता क्या है, उसके बाद इसके गुणों के बारे में और आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मैटर क्या है, क्योंकि मैटर ही बनता है। मैटर की अवस्था जब ठोस होगा तो उसी को हम लोग ठोस कहते हैं। तो ये पदार्थ हम लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़े हैं, बचपन में ही हम लोग इसका जानते थे कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन हम लोग पढ़ते थे कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, एनीथिंग कोई भी चीज, विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड सॉलिड, is called solid. Anything which occupy a space and have mass is called solid. मतलब कोई भी चीज, anything कोई भी चीज जो occupy स्पेस, जो स्थान घेरता हो, कोई भी चीज जो स्थान घेरता हो और उसके पास मास हो, उसे मैटर कहते हैं। सॉलिड नहीं बचा, मैटर कहते हैं। इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड मैटर, उसे पदार्थ कहते हैं। तो आप जानते ही हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। नॉर्मली देयर आर, नॉर्मली 3 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। से चौथा भी प्लाज्मा भी आ गया, लेकिन हम लोग नॉर्मली 3 ही अभी पढ़ते हैं, उसके बारे में ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। एक जिसे बोलते हैं सॉलिड, ठोस, दूसरा लिक्विड जिसे बोलते हैं द्रव, और तीसरा गैस। तीन होता है, 3 अवस्था होता है।
और इस सब के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़े हैं कि लिक्विड गैस सॉल्यूशन में, चूंकि दूसरा चैप्टर हम लोग तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं है तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सिर्फ सॉलिड के बारे, ऐसे भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इन सब के बारे में एक नजर, लेकिन पढ़ेंगे सिर्फ सॉलिड के बारे में। जैसे ठोस, ठोस क्या होगा, बस 2 लाइन में समझा देता हूँ खाली, नहीं तो आइए लिख ही लेते हैं तीनों के बारे में। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। इंट्रोडक्शन में भी हम लोग, बेसिक में भी हम लोग 11th में इसमें अच्छे से पढ़े होंगे। आइए देख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। डायरेक्ट बता देते हैं। डायरेक्ट बता दियो कि डिफिनीशन के साथ बता दियो। चलिए बारी बारी से पढ़ा देते हैं आपको। ठोस, सबसे पहले ठोस ही पढ़ते हैं। मैं इसी के साथ उसका भी बता दूंगा, क्योंकि उतना ज्यादा वो सब हम लोग दोबारा क्या पढ़ेंगे, टाइम में से ही बर्बाद होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में भी उसके बारे में बहुत, सॉल्यूशन में भी पढ़ा चुके हैं 2-2, 3-3 बार। तो आइए ठोस के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा बताओ कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस तो बचपन में पढ़े होंगे कि दैट मैटर, वैसा पदार्थ which have definite shape, and volume. That matter which has definite shape and volume, shape and volume is called solid। जिसका आकार और आयतन निश्चित हो वैसा पदार्थ, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। कैसे, क्या मतलब होता है सर, इसका क्या मतलब होता है कि आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। जैसे एग्जांपल आप कोई एक ठोस ले लीजिए, जैसे एक ठोस हम ले लेते हैं, ये पेन ही, पेन के बारे में बात करिए ना, बहुत सारा ठोस है। बुक के बारे में आप बात करिए, एक्सेट्रा। अब कहिए सेब, ये पेन आप देख रहे हैं, अगर ये बेलनाकार है तो आप कहीं भी रख दीजिए, कैसे भी इसको कर दीजिए, इसका आकार बेलनाकार ही रहेगा। कोई भी ठोस लीजिए, उसका आकार वैसा ही रहेगा। अब कहिए आयतन। आयतन का मतलब होता है, आयतन किसे कहते हैं, आयतन का मतलब होता है कि ये वातावरण में, एनवायरमेंट में कितना जगह छेंकता है। तो आप यहां रखिए तो भी ये इतना, जितना में ये है उतने जगह वातावरण में छेंक रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ इतना दूर, इतने दूर वातावरण में इतना बड़ा, इतनी दूर छेंक रहा है। तो यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे कहीं रखो,
ये ठोस है, वो आयतन इतना ही छेदेगा, इतना ही छेदेगा, कहीं भी रखो। अगर ये इतना आयतन छेद रहा इस तरह से, तो इसको यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे कहीं भी रखो, इसका आयतन कभी भी बदलेगा नहीं। तो ऐसा जिसका आकार और आयतन नहीं बदलता है या निश्चित हो, वही ठोस कहलाए, वही ठोस कहलाए, उसे ठोस कहते हैं। तो कुछ आइए इसमें क्या क्या गुण होते हैं ठोस में। अब कहिए कि अगर मैं बात करूं लिक्विड का, तो लिक्विड में भी शेप, वॉल्यूम तो वहां डिफिनिट होता है, लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता है लिक्विड। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से 11th में, है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पढ़ेंगे, ठोस के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं बाद में आपको जब इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूंगा तो तीनों का खाली अंतर बता दूंगा। आइए कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक्स, characteristics of a solid. Characteristics of solid, ठोसों के कुछ गुण हैं। क्या उसके गुण हैं? पहला गुण, they have definite mass, shape and volume. Mass, shape and volume. ठोस के पास निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आयतन होता है। निश्चित, जितना मास है इसको कहीं भी रखो, मास समान होगा, इसकी आकृति समान होगी, इसका आयतन समान। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं ठोस। दूसरा पॉइंट, solids have high intermolecular attraction. High intermolecular attraction. High intermolecular attraction. अब इसका क्या मतलब हुआ सर? आइए मैं इसका समझाता हूं कि ठोसों के पास उच्च अंतराण्विक आकर्षण होता है, उच्च अंतराण्विक आकर्षण होता है, उच्च अंतराण्विक स्थान होता है, because solid have low intermolecular space, low intermolecular space, क्योंकि ठोसों के पास अंतराण्विक स्थान कम होता है। ये क्या मतलब है, आइए समझते हैं। अंतराण्विक स्थान कम होता है। जरा इसको मैं बारी से आपको समझा देता हूं, जरा देखिए ये क्या कर रहा है।
दैट इज, जैसे मान लीजिए ये ठोस का एक कण लेते, एक मॉलिक्यूल लेते, कोई ठोस इस तरह से, इस तरह से, तो कहता है इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतर आणविक स्पेस मतलब जगह, मतलब अणुओं के बीच जगह बहुत कम होता है। मतलब इसके अंदर कोई अगर ठोस है तो इसके अंदर जो अणु होगा वो बहुत नजदीक नजदीक हो, बहुत नजदीक नजदीक इसके अणु हो, बहुत नजदीक नजदीक हो। बहुत नजदीक नजदीक होंगे। बहुत नजदीक नजदीक होंगे। और अगर बहुत नजदीक नजदीक होंगे, जरा गौर से देखिए, अगर अणु इसके बहुत नजदीक नजदीक है, देख लो जरा, अगर इसके जो मॉलिक्यूल है नजदीक नजदीक होंगे तो इनके बीच में जो बल लगेगा, दोनों का जो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि नजदीक है तो ज्यादा कस के खींचेगा, तो इसके बीच में जगह कम है, दोनों के बीच में स्पेस कम है। किसी के पास देखिए स्पेस बहुत कम है, इसीलिए इसका जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स जो है, आकर्षण बल जो है वो इसमें हाई होता है। अट्रैक्शन फोर्स, दोनों अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है ना। समझ गए? एकदम सिंपल सा। अरे नजदीक होगा तो अधिक लगेगा, थोड़ा दूर होगा तो कम लगेगा। जैसे गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर होता है तो उसमें इंटर मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो बहुत कम लगेगा। तीसरा, in solid molecules are tightly bonded, molecules are tightly bonded, tightly bonded, tightly bonded, tightly bonded। समझ ही गए? अगर मॉलिक्यूल इन, अगर हिंदी कहते हैं तो ठोस में मॉलिक्यूल्स टाइटली बॉन्डेड मतलब जोर से बंधे हुए थे, मतलब कस कर बंधे होते हैं, है ना, एकदम जोर से बंधा होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो अट्रैक्शन बल ज्यादा लग रहा है, नजदीक नजदीक है तो टाइटली बॉन्डेड होगा, छोड़ेगा ही नहीं। अगर टाइटली बॉन्डेड है, अगर टाइटली बॉन्डेड है तो आप समझ लीजिए कि इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इसमें मूव नहीं करेगा ज्यादा जोर से। जितना ज्यादा से पानी का या गैस का, देखो ऐसे, इसीलिए ना पानी को यहाँ रखो वो ढुलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल है, उसका जो मॉलिक्यूल, पानी को कहीं रखो वो फ्लो होने लगता है, बहने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण बल बहुत लूजली बॉन्डेड होता है, तो वो जैसे ही रखोगे, जैसे ही अगर कहीं पे रखोगे लूजली बॉन्डेड है तो ये अलग होने लगेगा, है, लेकिन मूव करने लगेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि टाइटली बॉन्डेड है। तो लिख सको कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स in solid, movement of particles in solid are very
लो। only they oscillate, only they oscillate around mean position। जरा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देख समझ के जाइए। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कणों का जो गमन है, कणों का जो गमन है ठोस में कम होता है, केवल only they oscillate around mean position। कहता है कि वह केवल अपने माध्य स्थान या माध्य क्या कर सकते हैं, मीन पोजीशन कोई यहां होगा, इसी के अराउंड सिर्फ ऑसिलेट करते रहेगा बस। देखो ध्यान से, मूव अराउंड, सॉरी ऑसिलेट का मतलब वो दोलन करते रहता है, ऐसे ही ऑसिलेट करते रहना, दोलन करते रहता है ना। केवल वे मध्य स्थान के चारों ओर दोलन करते रहता है या करता है। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल कस से बंधा हुआ है तो ये कहीं अब नहीं जाएगा, बस इतने में ये ऑसिलेट करते रहेगा, ज्यादा दूर नहीं। मीन पोजीशन है यहां से यहां, बस जैसे ये और ये, तो ये मीन पोजीशन मान लीजिए ये वाला हो गया। जरा गौर से देखो, मान लीजिए ये दोनों मॉलिक्यूल है और इसका मीन पोजीशन ये है, तो बस इतने में ये घूम ऑसिलेट करते रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, बस ऑसिलेट करेगा इसके मॉलिक्यूल। बस यही होता है ठोस में। ये मैं बता रहा हूं, इसके अंदर किसी ठोस के अंदर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है वो अंदर की बात मैं बता रहा हूं, बाहर का नहीं। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है बस सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है, इसीलिए तो रखते तो कहीं भागता नहीं। और कितना, जब मान लीजिए नजदीक सब मॉलिक्यूल रहेगा तो क्या इसे दबा सकते हैं? क्या मान लो इस कलम को क्या इसे दबा सकते हो? नहीं दबा सकते। इसका मतलब यही होता, क्योंकि मॉलिक्यूल इसके अंदर बहुत नजदीक होता है, इस कारण ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल एंड हार्ड। ये देखो कठोर होता है ना। तो तीसरा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट लिख लीजिए बच्चा कि these are ये सब, या सॉलिड्स भी लिख सको, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स या these are incompressible and hard, इनकम्प्रेसिबल एंड हार्ड। मतलब समझ रहे हो, ये सब इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है असंपीडित, मतलब दबने योग्य नहीं, असंपीडित। हिंदियों इसका बहुत टेढ़ा है। असंपीडित और हार्ड, हार्ड मतलब कठोर, जानते ही हैं, ये कठोर होता है। ठोस जो होता है वो असंपीडित और हार्ड होता है, क्योंकि जानते ही हैं इसके बीच जो अणुओं का, जो आपका अणुओं का बीच का जो जगह है बहुत एकदम टाइटली बॉन्डेड होता है। इतना भी नहीं, मैं तो इतना दिखा दिया ना, बताओ ना, दिखता है कि अणुओं के इसके बीच में कितना जगह। ये भी बोर्ड भी तो ठोस है, लकड़ी भी तो ठोस है, जब पता चलता है कि अणुओं के बीच में कितना जगह, पता ही नहीं चलता। इतना तो दिखाने बहुत कम होता है, इसीलिए ये वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना, बहुत ज्यादा हार्ड होता है और इसको दबा नहीं सकते, इनकम्प्रेसिबल है ना। ये कुछ गुण है आपका सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड के बारे में ये छोटा मोटा, कभी कभी एक आध नंबर में, ऐसे सॉलिड्स के बारे में तो उतना नहीं पूछेगा कि सॉलिड्स के गुण बताओ, हो सकता है कहीं पूछ दे तो लिख देना है 5 गुण,
आइए मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो तीनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको बता भी चुके हैं पहले भी, लेकिन थोड़ा सा मैं दे देता हूं यहां पर भी 2-5 मिनट के लिए, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या अंतर है। यहां लिख लीजिए सॉलिड, यहां लिख लीजिए लिक्विड, और यहां लिख लीजिए गैस। मैं तीनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आपको 1-2 बता देता हूं, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ऐसे ये सब आप लोग 11th में पढ़ ही चुके हैं, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बताता, बस थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस पता चल जाए। पहला, शेप। शेप बताओ, सॉलिड का शेप डेफिनेट, निश्चित होगा कि अनिश्चित? सॉलिड का आपका शेप जो डेफिनिट होगा कि अडेफिनिट, ये वाला देख लीजिए। शेप मतलब आकृति, आकृति सॉलिड का क्या होगा? डेफिनिट होगा, एकदम निश्चित होगा, ये निश्चित होगा। लेकिन द्रव का आकार, शेप निश्चित नहीं होता है जी, क्योंकि पानी को, जैसे मान लो द्रव, एक एग्जांपल ले लो, पानी, पानी को जौन बर्तन में रखो वह आकार का हो जाएगा। एक मतलब है कि पानी का कोई आकृति, आकार, शेप का आकार निश्चित नहीं होता है, तो ये अनडेफिनिट, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। गैस का भी वही हाल है, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। आकार सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का निश्चित होता है, इसका निश्चित होगा। पानी जानबे कर तो जौन बर्तन में रखो वही आकार का हो जाएगा, गैस भी सिलेंडर में रखो सिलेंडर के आकार का हो जाएगा, जिसमें रखो उसके आकार का हो जाएगा। तो गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता। वॉल्यूम, आयतन, आयतन, दूसरा वॉल्यूम। बताओ, सॉलिड, सॉलिड का आयतन क्या होगा? डेफिनिट होगा कि अनडेफिनिट? डेफिनिट होगा, कहीं भी रखो। अगर ये मान लीजिए 10 ml यहाँ जगह छेक रहा, या वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कहिए तो 5-10 सेंटीमीटर स्क्वायर छेक रहा, तो कहीं रखो उतने छेकेगा। तो इसका आकार डेफिनिट होता, सॉरी वॉल्यूम डेफिनिट, इसका निश्चित। डेफिनिट मतलब निश्चित, वॉल्यूम ठोस का निश्चित होगा। लिक्विड का वॉल्यूम नहीं निश्चित। अब 1 लीटर रखोगे गिलास में तो भी 1 लीटर रहेगा, बाल्टी में डाल दो तो 1 लीटर रहेगा, आयतन थोड़े ना बढ़ेगा, आयतन नहीं बढ़े घटेगा। तो ये इसका वॉल्यूम डेफिनिट होगा, है ना। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनिट होगा, लेकिन गैस का वॉल्यूम भी इनडेफिनिट होगा। कैसे? अगर मान लीजिए आप इतना सा, जैसे मान लीजिए इतने सा, ये देख लो, ये इसमें जितना वायु है इस रूम में, इस रूम में जितना वायु है, तो कहेंगे कि ये जो वायु है उसका जो आयतन है वो इस मकान के बराबर है। अब मैं इस वायु को निकाल करके मैं एक सिलेंडर में रख दूं, एक सिलेंडर में कुल वायु को वैक्यूम पंप से खींच करके मैं एक सिलेंडर में डाल दूं, तो कहेगा 5 लीटर सिलेंडर वाला, तो कहेगा सर इसका आयतन 5 लीटर हो गया, खत्म। अरे गैस भरवाने जाते हुए से एग्जांपल ले लेना, अरे 1 लीटर भरवाइए, छोटका बर्तन में भरवाइए चाहे बड़का सिलेंडर में भराइए, तो गैस का जो मॉलिक्यूल है वो तो पूरे बर्तन में चला जाता है ना। तो 1 लीटर वाला में भराइएगा, एक किलोग्राम गैस मान लीजिए 1 लीटर वाला में भराया, और 1 किलोग्राम मैंने 5 लीटर में भराया, और 1 किलोग्राम गैस में 15 लीटर वाला में भराया। तो जो गैस का मॉलिक्यूल उसके अंदर बर्तन में गया तो पूरे बर्तन में फैल गया, तो कहें गैस तो पूरा 1 लीटर में हो गया, पूरा उसका आयतन 1 लीटर हो गया। अगर 1 kg हम 5 लीटर वाला में
डालेंगे तो कहेंगे कि पूरा गैस 5 लीटर पूरे सिलेंडर में घूम रहा है, तो कहेंगे कि उसका आयतन 5 लीटर है 1 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम को अगर 15 लीटर वाला में डाल देंगे तो कहेंगे कि 1 किलोग्राम गैस है, लेकिन उसका आयतन है 15 लीटर। मतलब आयतन भी इसका डिफिनिट नहीं है, जौन बर्तन में डालोगे उतना ही इसका आयतन होगा, तो इसका कहेंगे इनडेफिनिट, अनिश्चित, इनडेफिनिट। अब आ जाइए इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस अंतराण्विक स्थान, जगह जी, अणुओं के बीच का जगह। बताओ इसमें क्या होता है? सॉलिड में सबसे कम जगह होता है तो लो हो जाएगा, जगह बहुत लो होता है। और इसमें क्या होगा? हाई होगा, ज्यादा होगा। दो अणुओं के बीच जगह है थोड़ा ज्यादा होगा। और इसमें वेरी हाई, बहुत ज्यादा होगा। अणुओं के बीच का जगह के बात कर रहे हैं, अणुओं के बीच की दूरी, अणु के बीच कितना जगह है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतराण्विक स्थान। अब आइए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की अगर बात करें तो क्या होगा? इसमें जगह कम है, तो चूंकि अणु के बीच में जगह कम है, दोनों के बीच स्थान जगह कम है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा दूरी है और इसमें और ज्यादा अणु दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। तो बताइए जो अंतराण्विक आकर्षण लगेगा, दोनों में जो आकर्षण बल लगेगा वो किस में ज्यादा होगा? इसमें कि इसमें कि इसमें? ठोस में ज्यादा होगा क्योंकि नजदीक नजदीक है, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इसमें हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा। स्पेस कम मतलब नजदीक नजदीक में है तो आकर्षण खींचाव, आकर्षण कुछ नहीं है जी, खींचाव। जितना नजदीक रहोगे उतना आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। तो इसमें हाई और इसमें लो और इसमें वेरी लो। है तो ये कुछ हम लोग कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में सब विस्तार से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों को ज्यादा हमें आज पढ़नी तो हमें सॉलिड है ना, तो आइए सॉलिड पढ़ते हैं विशेष। बाकी हम बता ही दिए कुछ कुछ चीजें यहाँ पे, है ना। तो आइए पढ़ते हैं। सॉलिड का हम लोगों ने पढ़ लिया, डिफिनीशन पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए कि सॉलिड क्या। बस यही सब बात को ध्यान में रखते हुए, यही सब बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉलिड। टाइप ऑफ सॉलिड। टाइप ऑफ सॉलिड। सॉलिड के प्रकार, टाइप ऑफ सॉलिड। ठोस के प्रकार, पहला को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, हिंदी बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस।
दूसरा को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आइए बारी बारी से दोनों के बारे में, ये आपको इंपॉर्टेंट है जी, आपको 2-3 नंबर में आपको बोर्ड में हर बार पूछता है, तो आप दोनों का अंतर पूछता है, तो आप दोनों का अंतर 3-4 को लिख लीजिएगा। मैं बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसी में से अंतर 2-2 को निकाल लीजिएगा, है ना, आपसे पूछता है बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। है ना, आइए पहला पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये ठोस का ही है, ये ध्यान देना, ये ठोस का ही प्रकार है क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। आइए सबसे पहले समझिए डिफिनीशन क्या है। डेफिनेशन क्या है क्रिस्टलीय ठोस का? लाइट ऐसे कैसे? हाँ ठीक है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो डेफिनेशन लिख लीजिए, दैट सॉलिड which have definite arrangement of particles। जरा एक एक शब्द पर गौर करिए। पार्टिकल्स में कौन कौन हो सकता है? पार्टिकल में कौन कौन हो सकता है? पार्टिकल में आपको एटम्स हो सकता है, परमाणु हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकता है, आयन्स हो सकता है। तो दैट सॉलिड which have definite arrangement of particle in 3D या इन स्पेस भी कह सको, एक ही बात है।
अरेंजमेंट होना चाहिए डेफिनिट, is called crystalline solid, is called crystalline solid. is called crystalline solid मतलब वैसा ठोस, हिंदी जिनका लिखना फट से लिखते जाइएगा, दोबारा नहीं बोल, कि वैसा ठोस जो त्रिबीम में कणों ब्रैकेट में लिखे परमाणु, अणु या आयन, जो त्रिबीम में कणों का सजावट निश्चित हो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। या ऐसे लिख लीजिए एक परिभाषा और इस दूसरा लैंग्वेज में, कि सॉलिड्स which have ठोस which have a definite shape, definite shape of constituent particle सॉलिड which have definite shape या अरेंजमेंट भाई कह दीजिए, एक ही बात है बच्चा, डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल is called crystalline solid, is called crystalline solid। ये डिफिनेशन आपको बोर्ड में पूछता है बच्चा, तो ध्यान में रखिएगा, जो आपको ये इच्छा होगा वो लिख लीजिएगा। क्या होगा कि ठोस जिसमें या जिसके पास, एक ही बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवयवी कणों का सजावट निश्चित हो, अवयवी कणों का सजावट निश्चित हो, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब जरा देखिए क्या मतलब है बच्चा इसका क्या मतलब है कि अरेंजमेंट डेफिनिट हो। चलिए मैं इसको थोड़ा सा गौर से अच्छे से समझाता हूं। है ना? देखिए जरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सजावट कैसे होता है जी, देखिए तो जरा समझ में आ जाएगा। बस इस बात को समझ गए, बाकी टोटल का टोटल गुण, क्योंकि इसके गुण भी आपको आएगा लिखने के लिए कैसा होता है, तो आप इस बात का, इसका सजावट खाली पकड़ लिए तो आपको सब पता चल जाएगा। जरा देखिए, मान लीजिए ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये मान लीजिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, परमाणु हो, अणु हो, इसके अंदर इसका सजावट अगर वो क्रिस्टलीय है तो उसमें अणुओं का सजावट डिफिनिट होगा। जरा गौर कर लीजिए, डिफिनिट का मतलब, अगर मान लीजिए यहां एक कण है
तो जितना दूरी पर, जैसे मान लीजिए, जरा गौर करिए, जैसे यहां पर मान लीजिए जितना कण है, मान लीजिए दूसरा कण, ये मान लीजिए तीसरा कण, सेम दूरी पर होगा, सेम दूरी पर होगा, मान लीजिए यहां सेम दूरी पर होगा। दोनों के बीच की दूरी हर जगह आप जैसे भी जाइए सजावट आपको सेम मिलेगा। मान लीजिए इनके बीच में कोई और एक छोटा सा कोई दूसरा कण है, इसको जरा गौर से समझिए। इस बात को समझ गए तो आप इसका एक एक पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का आप लिख दीजिएगा, एक एक पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का लिख दीजिएगा, अगर ये वाला आपको समझ में आ गया तो, कि ये क्या मतलब है बनावट का, बनावट का। इसका मतलब यह हुआ कि जितना दूरी यहां होगा उतने दूरी यहां पे। ओहो, कहां ऐसे हो रहा है लाइट? जितना दूरी यहां होगा उतना ही दूरी ये। इसको जरा गौर से समझिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इधर जितना दूरी होगा यहां भी उतना ही दूरी होगा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये बनावट होता है। अगर कोई सॉलिड क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन है, तो उसका बनावट ऐसा होगा कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच की दूरी या का ये अरेंजमेंट, जैसे मान लीजिए यहां के बाद ये वाला आ रहा है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर के बाद छोटका आ रहा है, फिर छोटका के 10 सेंटीमीटर के बाद बड़का आ रहा है, तो बड़का के 10 सेंटीमीटर के बाद अगला भी उतने ही दूरी पर मिलेगा। आप कैसे भी जाइए वैसा ही आपको मिलेगा सिस्टम। जैसे आपका ये सिस्टम या सिस्टम भी लेना है तो ये बोला आप ले लीजिए, जा ले लीजिए। मतलब अरेंजमेंट देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, या ऐसे कहिए ना कि एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, सब जगह एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा, इधर भी ऐसे ही होगा, एक छोटा एक बड़ा। अगर ऐसे आइए तो एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। अरेंजमेंट अगर समान हो, अगर अरेंजमेंट समान हो, अगर अरेंजमेंट सब जगह समान हो, एक जैसा हो, तो समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड। हर जगह अगर अरेंजमेंट समान हो, एक जैसा कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मिल रहा है किसी भी डायरेक्शन में, अगर अरेंजमेंट एक जैसा हो तो आप कह दीजिएगा कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे एग्जांपल एक आपको दे दिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का, सबसे मस्त एग्जांपल है आपका ये भी NaCl। नमक, नमक जानते, नमक तो ठोस है ही, ये क्रिस्टलीय ठोस है। नमक के बारे में और विस्तार से, नमक के जो सोडियम है, यहाँ सोडियम होगा तो यहाँ क्लोरीन होगा, यहाँ सोडियम होगा तो यहाँ क्लोरीन होगा। इस तरह से एकदम फिक्स अरेंजमेंट में सोडियम और क्लोरीन, ये सोडियम आयन क्लोरीन आयन एक फिक्स अरेंजमेंट में बन करके रहता है। सोडियम यहाँ होगा तो क्लोरीन यहाँ, सोडियम यहाँ, क्लोरीन इस, क्लोरीन यहाँ, एकदम फिक्स अरेंजमेंट में। तो इसीलिए कहते हैं कि NaCl आप ले लीजिए, AgBr, सीजियम क्लोराइड, कुछ भी ले लीजिए, ये सब का जो
क्रिस्टल है, ये सब ठोस, ये सभी का सभी ठोस है। और यह क्रिस्टलीय ठोस है, नॉट एमॉर्फस, क्योंकि इसके अंदर जो अणुओं का बनावट है, आयनों का, इसमें आयन है तो कहेंगे आयनों का जो बनावट है वो एकदम फिक्स अरेंजमेंट में रहता है, फिक्स अरेंजमेंट में रहता है। तो आइए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। आइए, पहला या लिख लीजिए,